बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। बोर्ड की परीक्षा में 12वीं की परीक्षा में भौतिकी में अक्सर यह प्रश्न एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग इसी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझेंगे और कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि बिना रटे हुए पूरी तरह से समझकर इस प्रश्न के उत्तर पर कमांड किया जा सके। सुप्रभात, मैं राजीव रंजन आप सभी विद्यार्थियों का पूरे टॉप ट्यूटोरियल की ओर से पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस प्रश्न को समझेंगे। इसके लिए जरूरी है कि इस प्रश्न के उत्तर में शामिल होने वाले वैसे कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हम पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं उसका एक बार रिवीजन हो जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर को देखते समय जो छोटा छोटा पहले का पढ़ा हुआ चीज आएगा, मैं पहले उन सभी का एक बार रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूं। ध्यान से देखिएगा। देखो जी, क्लास 11th की बात है, वृत्तीय गति चैप्टर की बात है। वहां पर आपने एक समान वृत्तीय गति का अध्ययन किया था। देखिए उसमें आपने क्या पढ़ा था वो मैं आपको यहां पर दिखला रहा हूं। ये इस प्रकार से मान लेते हैं कि एक वृत्त है और इस वृत्त में कुछ मान लेते हैं कि यह एक वस्तु है। इस वस्तु का द्रव्यमान m है। v चाल के साथ यह इसके चारों तरफ घूम रहा है और ये भी मान लेते हैं कि ये जो वृत्त है इस वृत्त का त्रिज्या, ये त्रिज्या r के बराबर है। चलिए इतनी बातों को मैं मान लेता हूं, ये r के बराबर है। तो क्या मैंने आपको यहां दिखलाया, r त्रिज्या वाला एक वृत्त में m द्रव्यमान वाला एक वस्तु एक समान चाल v के साथ घूम रहा है। तो ऐसे ही वस्तु की गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। अब देखो, तो इस स्थिति में क्या होता है, आप लोग ऐसा पढ़े थे कि इस वस्तु पर हमेशा इस दिशा में काम करता है रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल। मैंने आपको बतलाया था उस समय कि अगर कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में हो तो उस वस्तु पर हमेशा वृत्त के केंद्र के तरफ परिणामी बल काम करता है और उस परिणामी बल को एक अलग नाम दे दिया गया है अभिकेंद्रीय बल, और उसका मान होता है mv²/r। बात समझे? तो अगर यह वस्तु एक समान वृत्तीय गति में है तो इस वस्तु पर हमेशा केंद्र के तरफ परिणामी बल काम करेगा। उसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं। यानी कि यहां पर आप परिणामी बल कहें या अभिकेंद्रीय बल कहें, बात एक ही है। परिणामी बल का संकेत Fr, अभिकेंद्रीय बल का संकेत Fc, और यह बराबर होता है mv²/r का। तो मैंने आपको यह भी समझाया था वेक्टर चैप्टर में, क्लास 11th का वेक्टर चैप्टर में, कि अगर वस्तु पर एक ही बल काम करे तब वह खुद परिणामी बल के बराबर होता है। याद रखिएगा मैंने क्या कहा।
अगर किसी वस्तु पर सिर्फ एक ही बल काम करता है तब वह बल ही परिणामी बल के बराबर होता है। ये मैंने आपको क्लास 11th का वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया था, इस बात को याद रखना है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये जो वस्तु एक समान वृत्तीय गति में है, इस पर कोई एक बल काम कर रहा है, वो कोई भी बल हो सकता है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। मान लीजिए वजन, मान लीजिए घर्षण, मान लीजिए कि विद्युतीय बल, मान लीजिए चुंबकीय बल, बस कोई एक बल इस वस्तु पर काम कर रहा है। तो याद रखिएगा, अगर एक ही बल होगा और यह एक समान वृत्तीय गति में होगा, तब वह बल हमेशा केंद्र के ही तरफ काम करेगा, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति में परिणामी बल हमेशा केंद्र के तरफ होता है, और अगर एक ही बल काम कर रहा हो तो वह परिणामी बल के बराबर होता है। बात समझे? याद रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल अपने आप में कोई एक अलग तरह का बल नहीं है, बल्कि यह परिणामी बल का ही एक विशेष जगह पर नाम है। बात समझे? अभिकेंद्रीय बल अपने आप में कोई अलग तरह का बल नहीं होता है, बल्कि यह एक समान वृत्तीय गति में वस्तु पर काम करने वाले परिणामी बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है? तो वस्तु पर कोई अगर एक बल काम कर रहा होगा और वस्तु एक समान वृत्तीय गति में होगा, तो वह एकमात्र बल हमेशा केंद्र के तरफ होगा, परिणामी बल भी केंद्र के तरफ होगा, और वह एक समान बल परिणामी बल के बराबर होगा। ये बात समझे? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो जी, एक दूसरा यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था और आपने 12 का शुरू वाला चैप्टर में भी पढ़ा है कि दो आवेश हमेशा एक दूसरा पर बल लगाता है, जिसे विद्युतीय बल कहते हैं। उसका एक अपना फॉर्मूला था, एक तरीका था। देखिए, मैं उस चीज को यहां पे दिखलाता हूं। मान लेते हैं कि यहां पर एक आवेश है और मैंने उदाहरण के तौर पर मान लिया कि यह धनात्मक प्रकृति का आवेश है +Q1, और ये दूसरा आवेश है ऋणात्मक प्रकृति का, मान लेते हैं -Q2, और दोनों आवेशों के बीच का दूरी है r। बात समझे? 10th में भी आपने पढ़ा और 12 का शुरू वाला चैप्टर में भी पढ़ा कि असमान या विपरीत प्रकृति के आवेश अगर आसपास हो तो एक दूसरे पर वो अपने तरफ खींचने के लिए एक बल लगाता है, अपने एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से एक बल लगाता है, जिसे हम लोग विद्युतीय बल कहते हैं। तो देखिए, उसी प्रकार से यहां पर का स्थिति है कि अगर यह धनात्मक आवेश है और यह ऋणात्मक आवेश है, तो यह धनात्मक आवेश इस ऋणात्मक आवेश पर इधर लगाएगा विद्युतीय बल। विद्युतीय बल का संकेत होता है Fe, और यह ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश पर इधर लगाएगा विद्युतीय बल। ये दोनों बल का परिमाण बराबर बराबर होता है, और इसके लिए एक सूत्र है जिसको कि कूलम्ब नाम का एक साइंटिस्ट ने दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बीच का जो दूरी है उसमें स्क्वायर डाल करके। बात समझे? विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश, मतलब एक ऋणावेश और एक धनावेश, एक दूसरे को हमेशा अपने तरफ आकर्षित करने के लिए एक बल लगाता है, विद्युतीय बल कहलाता है यह, और दोनों एक दूसरा पर बराबर बराबर विद्युतीय बल लगाता है। अब कितना बल काम करेगा
इसके लिए एक सूत्र है 1/4πε0 इंटू पहला चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण इंटू दूसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बटा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। बात समझे? अब यहां मॉड लगाने के कारण क्या होता है कि अगर ये धनात्मक है तो भी मॉड के चिन्ह से बाहर निकलेगा तो धनात्मक चिन्ह के साथ ही बाहर निकलेगा, और अगर ये ऋणात्मक आवेश है, देखो यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पर आवेश कैसा है जी, ये ऋणात्मक प्रकृति का आवेश है, यहां पर मैं लिख देता हूं -q2। तो अगर मॉड के अंदर कोई ऋणात्मक डाटा रहेगा वह भी बाहर निकलता है तो प्लस में बदल जाता है। बात समझे? तो इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। 2 पॉइंट हमने क्लियर किया जो आज के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को समझने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे क्लास 9th और क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था उसको समझाते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। देखो जी, मान लीजिए कि यह एक वस्तु है, m द्रव्यमान है इसका, और ये देखो इस दिशा में जा रहा है चाल v के साथ में, तो इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। देखना या ध्यान रखना, वस्तु का द्रव्यमान m है और ये जो आप भी देख रहे हो ना, यह इसके चाल का मैंने संकेत लिखा है, वेग का नहीं। वेग और चाल में थोड़ा सा अंतर होता है, वेग सदिश है, चाल अदिश है। आप क्लास 11th का वीडियो में इस चीज को देख सकते हैं। तो यहां पर मैंने स्पीड को लिया है, तो देखो जी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, उसका संकेत होता है सिर्फ कैपिटल के, या फिर इसको इस तरह से के ई भी लिखते हैं। तो सिर्फ बड़ा वाला के लिख दीजिए या के साथ ई लिख दीजिए, ये गतिज ऊर्जा का संकेत है। और इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू m इंटू v²। बात समझे? तो अगर गतिज ऊर्जा का मान निकालना है तो वस्तु के द्रव्यमान को गुना कर दीजिए उसके चाल के वर्ग के साथ और उसको 1/2 से गुना कर दीजिए, यह उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। बात समझे? अब मैं चौथा पॉइंट को समझा रहा हूं जो कि आपने 12 का शुरुआत का 2nd चैप्टर में आपने पढ़ा है। क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर एक आवेश है, मान लेते हैं कि +q1, इस जगह एक दूसरा आवेश है, मान लिया मैंने -q2 है, और ये मान लेते हैं कि बीच का दूरी है r। तो देखो जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में आपने पढ़ा है कि जब दो आवेश आसपास रहते हैं तो दोनों आवेशों के मिलने से जो निकाय बनता है उस निकाय में एक स्थितिज ऊर्जा होता है जिसे विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका मान निकालने के लिए एक सूत्र भी आपने पढ़ा है। तो देखो, जैसे कि यहां पर एक आवेश है +q1, यहां दूसरा आवेश है -q2, बीच का दूरी है r, दोनों के मिलने से जो निकाय बना इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगा जिसे विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, जिसका संकेत कैपिटल U होता है, यह हो जाता है 1/4πε0 इंटू पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश, ये दोनों का गुणनफल है बटा r।
देखो जी, यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां मैंने क्या लिखा है पहले इस चीज को समझिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो जानते हो एक स्थिरांक होता है जिसका मान हमेशा 9 गुना 10⁻9 कूलम्ब स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। और यहां है दोनों आवेश का गुणनफल, एक जैसे कि Q1 था प्लस Q1 तो मैंने लिख दिया प्लस Q1, दूसरा था माइनस Q2 तो मैंने भी लिख दिया माइनस Q2, दोनों आवेश का गुणनफल बाई R। बात समझे? अब देखो यहां विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज करता है। इसी तरह का मैंने अभी तुरंत एक फॉर्मूला को रिवाइज करवाया है इस जगह पर। यह विद्युतीय बल का सूत्र था और यहां पे मैंने किस चीज का सूत्र लिखा है? विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का। दोनों में अंतर है, गौर से देखो। ये R है और यहां पे क्या लिखा हुआ है? R स्क्वायर है। दूसरा अंतर देखो, यहां मॉडुलस का चिन्ह के अंदर है ये, और यहां कैसा चिन्ह है? मॉडुलस का चिन्ह नहीं है, ये सिर्फ मैंने ब्रैकेट ले लिया है, यानी कि धनात्मक राशि, ये ऋणात्मक राशि है, ये दोनों आपस में गुना होगा तो ऋणात्मक आ जाएगा। बात समझे? तो यहां पर मैंने आपको विस्तार से समझाया विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो क्या मैं ऐसा उम्मीद करूं कि अभी मैंने आपको जो 4 बातों को समझाया विस्तार से, आप इसको समझ लिए हैं? क्या क्या मैंने समझाया? एक समान वृत्तीय गति क्या है, वहां अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, और अगर एक ही बल काम करेगा तो उस बल का मान, उस बल का दिशा कितना होगा और मान कितना होगा। दूसरा मैंने समझाया आपको कूलम्ब का नियम के आधार पर विद्युतीय बल के बारे में जो आवेशों के बीच काम करता है। फिर मैंने आपको गतिज ऊर्जा के बारे में समझाया और फिर मैंने आपको विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझाया। और ये बात तो आप जान ही रहे होंगे कि ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो कभी भी अगर एक से ज्यादा ऊर्जाओं को आपस में जोड़ना होगा तो गणित के साधारण नियम से हम लोग जोड़ेंगे। क्लियर है ना? तो अगर इन सब बातों को समझ चुके हैं तो जिस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आज हम लोग समझने जा रहे हैं, रटना नहीं पड़ेगा। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा बात इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का प्रश्न का उत्तर ध्यान से देखिए। देखिए इधर, तो आज का हमारा प्रश्न था कि बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। जो 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भौतिकी में अक्सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछता है और हमेशा पूछने का पूरा संभावना होता है। तो चलिए देखो जी, बोर एक साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के आकार से संबंधित एक मॉडल बनाया था। उसी मॉडल को सही मानते हुए हम लोग आज इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए बोर ने क्या बतलाया था, इस बात को पहले समझिए। बोर ने बतलाया था कि हाइड्रोजन परमाणु में सिर्फ एक प्रोटॉन और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन नाभिक में मौजूद रहता है, विरामावस्था में रहता है, और उससे कुछ दूरी पर उसके पहला कक्षा में उसका इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से घूमते रहता है। बात समझे? बोर के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन उसके नाभिक में स्थिर रहता है, विरामावस्था में रहता है, और उसके चारों तरफ पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन
एक समान चाल से यानी एक समान वृत्तीय गति में घूमते रहता है। बात समझे? तो बस इसी चीज को सही मानते हुए हमें इस हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा निकाल लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो जी, ध्यान से अब देखिए फिगर को। चलिए आइए, ये देखो, मैंने यहां पर बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु को दिखलाया है। ये देखिए, केंद्र पर एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन का आवेश आप जानते हैं E+ के द्वारा दर्शाया जाता है। ये मैंने यहां पे दिखला दिया। और मान लेते हैं कि यह उसका पहला कक्षा है, जिसका कि त्रिज्या r के बराबर है। और ये मान लेते हैं कि पहला कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मैंने संकेत दे दिया है E-। मान लिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और एक समान चाल v के साथ यह इसके चारों तरफ इस प्रकार से घूम रहा है। बात समझे? पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक समान चाल के साथ घूम रहा है। यही है हाइड्रोजन का बोर मॉडल। अब देखिए यहां पर क्या हो। अभी तुरंत मैंने आपको समझाया कि अगर वस्तु एक समान वृत्तीय गति में होता है तो उस पर परिणामी बल हमेशा केंद्र के तरफ काम करता है, जिसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं। और उसका मान mv²/r के बराबर होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर हमेशा इस दिशा में, जैसे यहां है तो इस तरफ, अगर यही घूमते हुए यहां आ जाता तो इस तरफ, अगर यही इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यहां आ जाएगा तो इस तरफ, मतलब हमेशा केंद्र के तरफ इस पे काम करेगा जो बल, उसे अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। वो परिणामी बल के बराबर होता है। और उसका मान कितना होता है? अभी तुरंत हमने बतलाया था mv²/r। बात समझे? तो इस इलेक्ट्रॉन पर काम करने वाला परिणामी बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर है, mv²/r के बराबर। अब दूसरा बात को समझिए। मैंने बतलाया था कि अगर वस्तु पर एक ही बल काम कर रहा हो तब वह खुद परिणामी बल के बराबर होता है। अब सोच के बतलाइए कि इस इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन सा बल काम कर सकता है, यहां कौन कौन से बल का स्थिति मौजूद है। क्या इसके आसपास कोई चुंबक नजर आ रहा है जो इस पर चुंबकीय बल काम कर सके? नहीं। क्या इसके आसपास आपको कोई रस्सी नजर आ रहा है कि इस पर तनाव नाम का बल काम कर सके? क्या आपको इससे कोई स्प्रिंग जुड़ा हुआ नजर आ रहा है कि इस पर स्प्रिंग बल काम कर सके? नहीं। बाकी कोई भी बल के लिए जो अनिवार्य शर्त है वो तो यहां है ही नहीं। लेकिन गौर से देखो, इस इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रोटॉन मौजूद है, एक आवेश के पास दूसरा आवेश मौजूद है। और मैंने अभी तुरंत आपको समझाया था कि दो आवेश अगर आसपास हो तो दोनों आवेश एक दूसरा पर विद्युतीय बल लगाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर यह प्रोटॉन विद्युतीय बल लगाएगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर एक ही बल काम करेगा, विद्युतीय बल काम करेगा। किधर काम करेगा? आप खुद देखिए, ये धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है। आप जानते हैं विपरीत प्रकृति का आवेश हमेशा एक दूसरे पर अपने तरफ बल लगाता है। तब यह प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर इधर लगाएगा विद्युतीय बल। क्लियर है ना? तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक ही बल वास्तव में काम कर रहा है, इसके द्वारा इस तरफ लगाया जाने वाला विद्युतीय बल। और विद्युतीय बल के लिए हमने सूत्र बतलाया था कि कैसे उसका मान निकालें।
एक 1/4πε0 इंटू मॉड में दोनों आवेश का मान, यानी मॉड ऑफ E प्लस इंटू मॉड ऑफ E माइनस बाई दोनों के बीच का दूरी का वर्ग है। तो दोनों के बीच का दूरी तो यही हो जाएगा ना, जो इस कक्षा का त्रिज्या है यानी R, उस पर वर्ग कर देंगे। तो देखो इस प्रोटॉन के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर इस तरफ जो विद्युतीय बल लगाया जा रहा है वो यहां पे दिखलाया गया है 1/4πε0 इंटू मॉड ऑफ E प्लस इंटू मॉड ऑफ E माइनस बाई R², है ना। अब आप ही सोचकर बतला दीजिए कि यहां पर मैंने बराबर का चिन्ह क्यों डाल दिया। मैंने तुरंत आपको समझाया था कि अगर एक ही बल काम करता है तब वह परिणामी बल के बराबर होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर एकमात्र बल यही काम कर रहा है, और चूंकि यह वृत्तीय गति में है इसलिए इस पर काम करने वाला परिणामी बल इधर है और mv²/r के बराबर है। तो यह परिणामी बल या एकमात्र बल बराबर तो होगा। मैंने बराबर कर दिया। अब जब मैंने बराबर कर ही दिया तो देखिए दोनों में जो भी चीज कॉमन है कट सकता है, काट उठ दीजिए। अच्छा पहले इसका काम कर लेते हैं। देखो जी, ये E प्लस पर मॉड का चिन्ह लगा है। मैंने बताया था मॉड का क्या उपयोग होता है। अगर ये धनात्मक है तो भी बाहर निकलेगा तो प्लस साइन में ही आ जाएगा, यानी कि धनात्मक मान ही होगा। अब माइनस चिन्ह रहता तो भी बाहर निकलता तो प्लस में ही बदल जाता। तो आप E प्लस में मॉड लगाइए तो भी वो सिर्फ E के बराबर हो जाएगा, यानी 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ गुलाम। और यह E माइनस, इस पर मॉड लग गया तो E माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। मालूम है आपको कि -1.6 गुना 10⁻⁻⁹ गुलाम होता है, लेकिन मॉड लग गया ना तो क्या हो जाएगा, माइनस तो हट जाएगा ना, बस 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ गुलाम हो जाएगा धनात्मक चिन्ह के साथ। वही देखिए यहां पर आ गया। तो मॉड लगने के कारण ये सीधे E इंटू E में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। अब E इंटू E को आप चाहें तो E² भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां देखो E इंटू E के बदले E²। दूसरा देखो इधर भी R है और यहां R² है, तो यह R इस स्क्वायर को तो काट देगा। तो इधर से ये R हट गया, स्क्वायर हट गया, तो इधर क्या बचा R। यानी बात सीधा सा है, mv² का मान हो जाएगा 1/4πε0 इंटू E²/r। इसको मैंने पहला समीकरण मान दिया। तो देखिए आप खुद ही सोच के बताइए कि अगर हमें mv² का मान पता हो गया तो क्या गतिज ऊर्जा का मान नहीं पता चलेगा। अरे गतिज ऊर्जा का तो सूत्र ही होता है 1/2 mv², तो बस दोनों तरफ 1/2 लगा दीजिए, निकल जाएगा गतिज ऊर्जा। देखो तो अब आगे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस परमाणु का गतिज ऊर्जा निकालने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं जी, परमाणु का गतिज ऊर्जा निकालने जा रहे हैं। क्यों गतिज ऊर्जा निकालने जा रहे हैं, हमारा प्रश्न में दिया हुआ था कि हाइड्रोजन परमाणु, चलिए मैं फिर जरा सा फिगर को दिखलाता हूं। प्रश्न में हमारा क्या था, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। मतलब हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा का जो मान होता है उस मान को बतलाइए। आप तो जानते हैं ऊर्जा बहुत तरह का होता है। अब देखिए कौन कौन तरह का ऊर्जा है। अगर द्रव्यमान वाला वस्तु गतिमान हो तो वहां गतिज ऊर्जा होता है। आपके क्लास 9th में पढ़े, 11th में भी पढ़े। तो इलेक्ट्रॉन तो गति में है, गतिज ऊर्जा होगा। और आप जानते हैं कि आसपास दो आवेश हो तो वहां विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा भी होता है। तो देखो यहां दो आवेश भी कुछ दूरी पर है तो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा भी होगा। बाकी सोच के देख लो, कोई और तरह का ऊर्जा यहां मौजूद नहीं है। तो यहां पर दो ही तरह का ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों ऊर्जा का मान हम लोग निकाल लेंगे, आपस में जोड़ देंगे, एकदम साधारण तरीका से जोड़ेंगे, वही हो जाएगा इसका कुल ऊर्जा। बात समझे।
तो सबसे पहले हम लोग गतिज ऊर्जा निकाले इस हाइड्रोजन परमाणु का। अब कहने के लिए तो दो दो कण है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन सोचिए प्रोटॉन तो विरामावस्था में है, चाल शून्य है उसका, तो जिसका चाल शून्य होगा उसका गतिज ऊर्जा तो शून्य हो जाएगा ना, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र ही होता है 1/2 mv²। तो v का मान शून्य है तो गतिज ऊर्जा शून्य, तो प्रोटॉन का गतिज ऊर्जा तो शून्य होगा, इलेक्ट्रॉन में होगा गतिज ऊर्जा। निकाल लेते हैं, ये देखो, तो इसलिए परमाणु की गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा प्रोटॉन का गतिज ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा। तो प्रोटॉन का गतिज ऊर्जा तो शून्य हो जाएगा, मैंने कारण समझा ही दिया आपको। इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा 12 mv²। अब 1/2 को ये 0 प्लस 0 आप लिखिए ना लिखिए, बात एक ही है, 0 जोड़िए ना जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/2 को मैंने जस का तस लिख दिया, और देखो ये जो mv² है ना, ये यहां से mv² का ये जो मान आ रहा है, ये वाला मान मैंने लिख दिया। mv² का मान है 1/4πε0 इंटू e²/r। ये देखो मैंने लिख दिया, कहां से, समीकरण 1 से, ये मैंने लिख दिया। अब इसको आप गुना भाग कर दीजिए, आसान फॉर्म में बदल दीजिए, तो ये वाला 2 और ये वाला 4 गुना हो जाएगा तो नीचे में 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से गुना कर देने पर गतिज ऊर्जा का मान हो गया e²/8πε0r। चलिए इसको मैं दूसरा समीकरण मान लेता हूं। तो हमने हाइड्रोजन परमाणु का गतिज ऊर्जा निकाल लिया, अब हमें हाइड्रोजन परमाणु का स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो चलिए स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो स्थितिज ऊर्जा का तो मैंने तुरंत आपको सूत्र बतलाया था, 1/4πε0 इंटू दोनों आवेश का गुणनफल बटा बीच की दूरी, यही था ना, तो वही तो मैंने लिख दिया स्थितिज ऊर्जा के लिए 1/4πε0 इंटू दोनों आवेश का गुणनफल, वो भी बिना मॉडुलस का, है ना। तो एक आवेश हमारा हो गया यहां पर देखिए प्रोटॉन का आवेश E+, दूसरा आवेश यहां पर हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश E-। मैंने दोनों को यहां पर ले लिया, ये देखिए आ गया E+ इंटू E-। अब बीच का दूरी r, बीच का दूरी ये देखिए दोनों के बीच का दूरी त्रिज्या के बराबर, r के बराबर, मैंने वो भी लिख दिया। तो इस प्रकार से ये मैंने स्थितिज ऊर्जा का मान लिख दिया। अब ये देखो E+ मतलब प्रोटॉन का आवेश, यानी कि धनात्मक आवेश, E का मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19। अब ये तो धनात्मक प्रकृति का है तो प्लस साइन आ जाएगा पहले, तो मैंने इसका प्लस साइन को यहां पे अलग से लिख दिया, और इस E का मान एक संकेत हो गया 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब के लिए। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का आवेश है, माइनस में होता है इसका आवेश, ये देखो मैंने माइनस में लिख दिया। और कितना आवेश होता है, तो माइनस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, तो माइनस यहां लिख दिए, और ये ई संकेत है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब का, ये आ गया। तो जब आप इस दोनों को गुना करेंगे तो एक है धनात्मक राशि और एक है ऋणात्मक राशि, जैसे एक है +5 दूसरा है -5। आप खुद सोच के देखिए, जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को गुना करेंगे, जैसे -5 और +5 को गुना करेंगे, तो क्या आपको मिलेगा, -25 मिलेगा ना। यानी कि दोनों का जो गुणनफल होगा उसका संकेत जो होगा वो माइनस में चला जाएगा, ये ई और ई गुना होकर E² में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान हो गया माइनस साइन के साथ E²/4πε0r। ये तीसरा समीकरण हो गया, बात समझे। तो गौर से देखो, तुरंत मैंने समझाया आपको कि हाइड्रोजन परमाणु में दो ही प्रकार का ऊर्जा है, एक गतिज ऊर्जा दूसरा स्थितिज ऊर्जा। हमने आपको गतिज ऊर्जा का मान भी निकालकर समझा दिया, मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा का मान भी निकाल के समझा दिया। अब अगर इसका कुल ऊर्जा निकालना है तो क्या करना है, साधारण सी बात है, जोड़ देंगे आपस में। किस तरीका से, सदिश तरीका से, अदिश तरीका से। स्वाभाविक सी बात है, ऊर्जा चूंकि अदिश राशि है, इसलिए दो ऊर्जाओं को आपस में
गणित के साधारण नियम से जोड़ेंगे। ये देखिए, तो हाइड्रोजन परमाणु का कुल ऊर्जा हो जाएगा, यानी ई का मान गतिज ऊर्जा प्लस विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, यानी दोनों ऊर्जाओं का योग। तो समीकरण 1 से ये देखो, समीकरण 1 में मैंने जो गतिज ऊर्जा का मान निकाला वो मैंने के जगह पर यहां लिख दिया, और मैंने स्थितिज ऊर्जा का ये जो मान निकाला वो मैंने देखिए यहां लिख दिया, माइनस चिन्ह के साथ में आया। अब एकदम साधारण तरीका से जोड़ दीजिए। ये माइनस चिन्ह जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो इस प्लस को क्या करेगा, माइनस से बदल देगा। अब ये देखो, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, दोनों में अंतर किस चीज का है, यहाँ 1/8 है, यहाँ 1/4 है, चिन्ह माइनस का है। आप तो गुना भाग जोड़ घटाव करने जान ही रहे, बचपन से ही पढ़े हैं। दोनों को घटा दीजिए, इससे आप इसको घटा दीजिए, ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, यानी माइनस E²/8πε0। याद रहेगा, याद रखिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा बराबर होता है माइनस E²/8πε0r। बात समझे, इस सूत्र को याद रखिएगा, क्योंकि इस सूत्र से आगे हम लोग बहुत सा फॉर्मूला तैयार करेंगे, और बहुत सा फॉर्मूला, और वैसा फॉर्मूला जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, बोर्ड का परीक्षा में भी, और विशेष रूप से मेडिकल और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम में काफी क्वेश्चन इससे आता है। बात समझे? तो क्या हो गया, हाइड्रोजन परमाणु का कुल ऊर्जा माइनस E²/8πε0r। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज मैंने आपको जिस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर समझाया, अगर आप एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार इस क्लास को ध्यान से देख लें, वीडियो को ध्यान से देख लें, तो बिना रटे हुए पूरी बातों को आप समझकर याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।